वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ जीन। बेसिकली ये जो टॉपिक है इट इज़ मल्टीपल कम्बिनेशन के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इससे रिलेट करती हैं। लाइक सबसे पहले हमने ये देखना है कि जीन क्या होता है या इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से आया था। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस क्या था, यानी ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से मंजर आम पर आई कि जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी एंजाइम या किसी प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के बनने के लिए। और सेंट्रल डॉगमा क्या है, यानी डीएनए से किस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोटीन की तरफ ट्रांसफ़र की जाती है, या डीएनए या जीन किस तरह से इन्वॉल्व होता है किसी भी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में या उसके स्ट्रक्चर जो उसकी वर्किंग को कंट्रोल करने के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गैरड एंड बैटसन ने 1902 के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ थे उन पर काम करना शुरू किया जो कि पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ आफ्टर फैमिलीज़ आ रहे थे, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप कह सकते हैं कि कुछ डिज़ीज़ होती हैं जो कि लोगों में आते हैं, यानी नस्ल दर नस्ल वो चलते रहते हैं, जिनको हम हेरिडिटी डिजीज़ का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो जब इन डिजीज़ की हिस्ट्री और इनकी जो फैमिली जनरेशन्स हैं उनकी पढ़ी गई कि अप टू सेवरल जनरेशन्स, जब उन्हीं डिजीज़ को स्टडी किया गया तो गैरेट को ये चीज़ पता चली कि डिज़ीज़ इस तरह से बिहेव करती हैं लाइक कि ये प्रोडक्ट हैं सिंपल रिसेसिव अलील्स का, यानी ये ऐसी डिज़ीज़ हैं जो कि सिंपल और रिसेसिव अलील्स की वजह से होते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जैसे ही जेनेटिक कम्बिनेशन चेंज होता है तो सम हाउ जैसे ही रिसेसिव अलील जो है वो डोमिनेंट सिचुएशन में आएंगे, यानी रिसेसिव वाली लाइक स्मॉल आर दोनों का पेयर बन गया है, तो ये अब डेफिनेटली डिज़ीज़ कॉज करेगा या उस डिज़ीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसने ये कंक्लूड किया है कि डिसऑर्डर्स बेसिकली जो होती हैं ये मेंडेलियन ट्रेट्स होती हैं, और ये मेंडेलियन ट्रेट्स जो हैं ये इस तरह से काम करते हैं कि ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जैसे ही चेंज होती है, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जैसे एक न्यू कम्बिनेशन बनता है, तो इस चेंज हेरिडिटी सिचुएशन की वजह से ये जीन फैमिलीज़ के अंदर प्रिवेलेंट होते हैं या फैमिलीज़ के अंदर ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम एक और बात जहाँ पे पढ़ते हैं कि लाइक अगर हम गैरेट की वर्किंग की बात करते हैं तो गैरेट ने एक डिज़ीज़ जो है ना वहाँ से सेलेक्ट किया जिसका नाम था अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया एक ऐसा डिज़ीज़ होता है जिसके पेशेंट्स की यूरिन में होमोजेंटिसिक एसिड आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, यानी सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि होमोजेंटिसिक एसिड क्या है और नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो होमोजेंटिसिक एसिड है वो डिफरेंट किस्म की सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, यूरिन का कलर येलो हो जाता है और जैसे ही वो बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाती है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर जो यूरिन के अंदर होमोजेंटिसिक एसिड होता है ये एज़ इट इज़ मौजूद रहता है, कोई ब्रेकडाउन नहीं होती, जिससे जब यूरिनेशन की जाती है और यूरिन इन्वायरमेंट के अंदर यानी बॉडी से बाहर आ जाता है तो फ़ौरन ही जो है होमोजेंटिसिक एसिड क्योंकि एवेपोरेट कर जाता है, तो इससे क्या होता है कि यूरिन का कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, यानी यूरिन जो है वो ब्लैक हो जाती है। तो ये एक डिज़ीज़ है। तो जब गैरेट ने मल्टीपल टाइम्स इसको स्टडी किया और ऑब्जर्व किया, पेशेंट्स को जब देखा, उन पर ऑब्जर्वेशन की, तो गैरेट को ये पता चला कि बेसिकली ये एक ऐसा एंजाइम है, सॉरी ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जो कि एंजाइम की मेल फंक्शनिंग या लैक ऑफ एंजाइम की वजह से हुआ है। यानी ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जो कि एंजाइम के काम ना करने की वजह से हुआ है कि वो ये रिएक्शन नहीं करवा पा रहा, वो ब्रेकडाउन को कैटलाइज नहीं कर रहा। तो इस तरह से बात की जाती है कि बेसिकली जितने भी इनहेरिटेड डिजीज़ हैं शायद वो किसी एंजाइम की मेल फंक्शनिंग यानी प्रॉपर फंक्शन ना कर पाना या उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। सो इनको हम हेरिडिटी डिज़ीज़ का नाम देते हैं, जिसका रीज़न क्या है, जिसका रीज़न वो एंजाइम होता है जो या तो एब्सेंट है या फिर प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा होता। गैरेट की अगर बात करें तो इन्होंने फर्दर जो है वर्किंग की डिफरेंट टाइप की आप कहते हैं जेनेटिक डिजीज़ और स्पेशली ऐसे डिजीज़ जो एंजाइम से रिलेटेड थे, यानी डीएनए के डीएनए जब क्रोमोसोम की फॉर्म में आता है या हम कहते हैं कि एक जीन स्पेसिफाई करता है एक स्पेसिफिक एंजाइम को, और हर एंजाइम एक ख़ास काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ख़ास एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पॉइंट जो है ना एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ था 1941 के बाद, जब मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए थे बीडल और टॉटम ने, जिन्होंने एक ख़ास तरीके से ये चीज़ डिस्क्राइब की कि मेंडेलियन म्यूटेशंस जो होती हैं ये क्रोमोसोम्स के अंदर होती हैं, और मेंडेलियन म्यूटेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑर्गेनिजम्स में अपीयर होती हैं, और जब अपीयर होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर या डिज़ीज़ की सिचुएशन होगी।
वर्किंग कुछ इस तरह से हुई कि बीटल और टॉटम ने न्यूरोस्पोरा का एक जो है ना एक टाइप है, न्यूरोस्पोरा यीस्ट की एक टाइप है, ठीक है। और न्यूरोस्पोरा यीस्ट की एक टाइप है और इसके स्पोर्ट्स लिए जिनको एक्स रेज़ के साथ इन्होंने एक्सपोजर करवाए। अब जब एक्स रेज़ के साथ एक्सपोजर हुआ है तो ये चीज़ एक्सपेक्ट की गई थी कि डीएनए जो है ये डैमेज हो जाएगा इन स्पोर्स की वजह से, कि ख़ास ख़ास रीजन पर जहाँ जहाँ लेट्स से कि जो स्पोर लिया गया था, लेट्स से कि उसके अंदर हम जस्ट एक क्रोमोसोम की बात करें कि अगर जहाँ पर जो एक्सरेज इस तरह से फॉल करवाई गई हैं तो 3 ये पॉइंट्स होंगे जहाँ पर एक्सरेज की वजह से म्यूटेशन आई होगी। तो जब डीएनए के अंदर इस तरह की चेंजेस की जाते हैं तो उनको म्यूटेशंस कहते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो म्यूटेंट्स का नाम दिया जाता है। अब 3 तरह के काम किए गए। सबसे पहला काम जो किया गया था इनिशियली कि ये जो म्यूटेंट स्पोर्स थे इनको डिफाइंड मीडियम के ऊपर जो ग्रो कराया गया। डिफाइंड मीडियम का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो ग्रोथ वाले, और आपको पता होता है कि इस मीडियम में इतनी कंसंट्रेशन जो है फ़लाँ न्यूट्रिएंट की और इतनी कंसंट्रेशन फ़लाँ न्यूट्रिएंट की है, ठीक है। तो इसका मकसद ये था कि जितने भी म्यूटेंट स्ट्रेन थे वो ग्रो करते रहें और आफ्टर इरिडिएशन यानी ये एक्सरेज के एक्सपोजर के बाद भी इनको ज़िंदा रखा जा सके। ये पहला काम किया गया कि इनको एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया गया जो डिफाइंड मीडियम का था, ताकि ये सारे के सारे जो डेफिशिएंट म्यूटेंट्स हैं ये सही से ग्रो कर सकें। और दूसरा काम अब क्या किया गया, ये चीज़ डिटर्मिन करने के लिए कि ये किस चीज़ की म्यूटेशन जो कौन सी मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी को शो करते हैं या इनमें किस चीज़ की कमी है, ठीक है। इनको अब मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो कराया गया, यानी एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर सिर्फ शुगर और अमोनिया और सॉल्ट और डिफरेंट टाइप के आयंस और वाटर था, यानी कोई इंपॉर्टेंट आप कहते हैं कि न्यूट्रिएंट जो ग्रोथ सब्सटेंस नहीं थी, एक आम सी चीज़ों का ये एक सोल्यूशन था, ताकि इस मीडियम के अंदर जब वो ग्रो करेंगे तो पता चल सकेगा कि उनमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, ठीक है। ये कि आइसोलेट करना है हमें डेफिशिएंट ग्रोथ डेफिशिएंट म्यूटेंट की, उनको किस चीज़ की कमी है, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास 2-3 सैंपल जो है वो सेपरेट हो गए, आपको पता चल गया कि इनको फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों की जो है डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा कि थर्ड जो है अब टाइप की गई, थर्ड जो प्रोसेस था उसमें उस मिनिमल मीडियम के अंदर वही एक एक करके ग्रोथ न्यूट्रिएंट डाला गया। जब जाहिर सी बात है कि लेट्स से कि आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है और आपने इसके अंदर सारे म्यूटेंट स्ट्रेन डाले हैं। अब आपने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि सारा इसके अंदर आपने जो है वो डिफ़ाइन जो है ना मीडियम डाल दिया, ठीक है। डिफ़ाइन मीडियम डाल दिया तो सारे जो बैक्टीरिया की यीस्ट की स्पीशीज़ हैं वो तो ग्रो करेंगे क्योंकि इसमें सारे ही ग्रोथ सब्सटेंसेस मौजूद हैं। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया है, दूसरी टाइप के अंदर कि आपने वही म्यूटेंट लिए हैं और आपने इनके अंदर जो है वो मिनिमल मीडियम डाला है, यानी आपने सिर्फ इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही ऐड किए, आपने कोई ग्रोथ सब्सटेंस ऐड नहीं की। इससे क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक म्यूटेंट जो हैं ज़ाहिर सी बात है वो ग्रो नहीं करेंगे, तो अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहेंगे, तो आप उनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्या होगा कि आपके पास लेट्स से कि ये 2 जो है ना म्यूटेंट स्ट्रेन आ गए हैं। अब आप एक एक करके ग्रोथ सब्सटेंस डालते हैं। पहला एक ग्रोथ सब्सटेंस आप डालेंगे, आप देखेंगे कि अगर उसकी वजह से इसने ग्रोथ शुरू की है तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेन में वही डेफिशिएंसी थी, उसी चीज़ की जो है कमी थी, ठीक है। लेट्स से अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रिएंट उसके पास मौजूद था और इससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर लेट्स से कि आपने एक और न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया। अगर न्यूट्रिएंट ऐड करने से ग्रोथ शो नहीं होती है तो इसका मतलब है कि वो डेफिशिएंसी नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, वो पूरा है उसको। लेकिन अगर जो है न्यूट्रिएंट ऐड करने से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वही एक ख़ास न्यूट्रिएंट था जिसकी कमी थी इस स्ट्रेन के अंदर, और जैसे ही आपने वो ख़ास न्यूट्रिएंट डाला उसकी कमी पूरी हो गई और उसने जो है ग्रोथ शो कर दी, ठीक है। ये काम किए गए थे इन तीनों पैराग्राफ के अंदर, आपको जो है ना यही चीज़ दिखाई गई है ताकि पता चले कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। डायग्रामेटिकली भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहले इन्होंने क्या किया कि न्यूरोस्पोरा का एक नॉर्मल से मिनिमल मीडियम के ऊपर ग्रो करता हुआ वाइल्ड टाइप ली, जो क्योंकि वाइल्ड टाइप था उसको किसी की चीज़ की कमी नहीं थी, वो मिनिमल मीडियम पर भी मैक्सिमम ग्रो शो कर रहा था। फिर उसमें से कुछ स्ट्रेंड्स को अलग किया, उनमें एक्सरेज डायफ्रैक्शन कर ली, यानी एक्सरेज इम्पार्ट की, और वही स्ट्रेन फिर जो है वो कंप्लीट मीडियम यानी कि हम कहते हैं कि वो डिफाइंड मीडियम के ऊपर ग्रो करवाया। ग्रो करने के बाद जो है ना अब उनमें क्या किया कि अगेन उनको जो है वो मिनिमल मीडियम पर ले आए, ठीक है। मिनिमल मीडियम पर लाने के बाद अब एक एक चीज़ जो है उन पर चेक की गई। लेट्स से फॉर एग्जांपल के पहले पायरो जो है
पायरिडॉक्सिन जो है ये चेक की गई, फिर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, और इसी तरह एक एक करके न्यूट्रिएंट चेक हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन एज़ इट इज़ है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों की डेफिशिएंसी उसको नहीं थी, ये चीज़ें ऑलरेडी उसकी पूरी थी। लेकिन अगर आप देखें तो आर्जिनिन वाले के अंदर आपको एक चेंज नज़र आ रहा है, यानी इसके अंदर ग्रोथ हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पोर या स्ट्रेन, म्यूटेंट स्ट्रेन हमने चूज़ किया था, ये ऐसा स्ट्रेन था जिसको आर्जिनिन की डेफिशिएंसी थी, आर्जिनिन की कमी थी। तो जैसे ही आर्जिनिन ऐड किया, उसने ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज़्म है उसको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है या किस चीज़ की कमी होती है। तो यही चीज़ें जो हैं क्योर में या मेडिकल का जो प्रोसीजर्स होते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, इन डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, तो पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ की डेफिशिएंसी है। तो डॉक्टर्स फिर आपको बता देते हैं कि फ़लाँ चीज़ की आपको डेफिशिएंसी, आप फ़लाँ वाली मेडिसिन लेते हैं तो वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ इस तरह से हेल्प आउट करती है, या इस तरह से पता चला था कि म्यूटेंट स्ट्रेन इससे जो है इस तरह से क्योर या ठीक किया जा सकता है और इनको नॉर्मली ग्रो करवाया जा सकता है। फिर उसके बाद आती है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अब आर्जिनिन वाले बायोसिंथेटिक पाथवे से एक चीज़ तो बीडल और टॉटम को बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन आपने अलग किया है उसको डेफिशिएंसी है किसी एक चीज़ की, या वो डिफेक्टिव है किसी एक एंजाइम के लिए। जब जो है ये एक एंजाइम के लिए डिफिशिएंट है या डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम की एक साइट उसकी अफेक्ट हुई है, जिस वजह से ज़ाहिर सी बात है कि वो अफेक्टेड साइट जब मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगी, लेट्स से कि हम ये कहते हैं कि ये क्रोमोसोम की जो है ना एक साइट है, ठीक है, ये वाली जगह। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो भी अफेक्टेड होगा, और यहाँ से जो प्रोटीन बनेगी वो भी हम कहते हैं कि एबनॉर्मल प्रोटीन होगी। तो ज़ाहिर है वो अपनी वर्किंग नहीं करेगी। तो इसको पहले नाम दिया जाता था कि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, हर जीन स्पेसिफाई करते हैं ख़ास एंजाइम को, और एंजाइम एक वर्किंग करता है, तो इसको वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी बिल्कुल स्पेसिफिकली। लेकिन क्योंकि हमने एक ब्रॉडर टर्म को, एक जनरल टर्म को यूज़ करना है, और हमें ये भी पता है कि सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं नेचर में, सो दैट्स वाई इस चीज़ को वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का नाम दिया गया। यानी इस चीज़ की कंक्लूजन ये है कि हम ये बात करते हैं कि जीन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोटीन, ठीक है, या हम कहते हैं कि किसी भी एंजाइम की वर्किंग के लिए। अगर एंजाइम मेल फंक्शन है या प्रोटीन मेल फंक्शन है, यानी काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि जीन डिफेक्टिव है, जीन में म्यूटेशन है, तभी ये चीज़ें भी म्यूटेंट हैं और काम नहीं कर रही। इसको वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी इस तरह से जीन और पॉलीपेप्टाइड का आपस में लिंक है कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के लिए काम कर रहा होता है, उसको बनवाता है, और अगर पॉलीपेप्टाइड डिफेक्टिव है, इसका मतलब जीन डिफेक्टिव है। इसको वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस कहते हैं, या आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। और यहाँ से पीछे से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बीडल एंड टॉटम ऑन न्यूरोस्पोरा, ठीक है, या यू भी क्वेश्चन आ सकता है हाउ न्यूरोस्पोरा कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर जेनेटिक रिसर्च। तो ये चीज़ यहाँ से आपने ये लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ब्रीफली डिस्क्राइब अल्कैप्टोन्यूरिया, या यू भी आ सकता है व्हाट इज़ अल्कैप्टोन्यूरिया एंड इट्स सिम्टम्स। तो ये आ सकते हैं तीन शॉर्ट क्वेश्चन, आपको मैंने यहाँ से बता दी। तो अगेन वही बात हम कहते हैं कि एंजाइम जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एक ख़ास वर्किंग के लिए या एक काम को कैटेलाइज करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड फॉर एग्जांपल, या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट लिपिड की वर्किंग के लिए। और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है ये एनकोड करने के लिए डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, यानी हर एंजाइम के लिए ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के ऊपर। जैसे ये चीज़ आपको दिखाई गई कि अगर एक मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है जिसमें ग्लूटामेट ने फाइनली जो है अर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, तो इसमें पहले स्टेप के लिए एक ख़ास एंजाइम होगा जिसको एक जीन कोड कर रहा है, फिर दूसरे स्टेप के एंजाइम के लिए एक ख़ास जीन होगा, फिर तीसरे स्टेप के एंजाइम के लिए भी एक ख़ास जीन होगा, यानी हर एक जीन एक एंजाइम को कोड करवा रहा है, और तभी ये पाथवे पॉसिबल होता है। लेट्स से कि ये एक नॉर्मल पाथवे। अब हम ये कहते हैं कि जीन 2 के अंदर जो है अगर म्यूटेशन आ जाए, तो ज़ाहिर सी बात है ये एंजाइम वर्किंग नहीं करेगा, तो प्रोसेस यहीं पर रुक जाएगा, और ने 3 की जगह पर ही प्रोसेस रुक जाएगा, और आगे ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नाम देते हैं कि ये एक वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस है कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन भी होती है तो ऐसे ही वो पॉसिबिलिटी शो कर सकती है।
फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ डीएनए इनकोड फॉर अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, डीएनए कैसे प्रोटीन बनाता है या डीएनए को क्या पता कि उसने कौन सी प्रोटीन कब बनानी है। तो 1953 के अंदर एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे फेडरिक सेंगर, इनकी वर्किंग आपने चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, कि इन्होंने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया था इंसुलिन के स्ट्रक्चर को, कि इंसुलिन एक प्रोटीन है और उसमें एक ख़ास सीक्वेंस होता है, एक अल्फ़ा एक बीटा चेन होती है और 51 अमीनो एसिड होते हैं और ख़ास अरेंजमेंट के अंदर वो मौजूद होते हैं। सो एक डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो है पता चला। बाद में ये चीज़ रिवील हो गई कि जितने भी एंजाइम होते हैं और जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उन सब के लिए एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड, एक ख़ास अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, तब जाके वो प्रोटीन बनती है। तो सेंगर की वर्किंग के बाद वर्नॉन इंग्राम ने 1956 में जो है सिकल सेल एनीमिया के ऊपर काम किया था। ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर में कंसिडर की जाती है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हम ये बात करते हैं कि एक नॉर्मल और एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करने या ऑब्ज़र्व करने के बाद इंग्राम ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि बेसिकली जो सिकल सेल एनीमिया है ये होती है ड्यू टू एक एक ही पोजीशन की वजह से होती है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह इस प्रोटीन के अंदर ग्लूटामिक एसिड नहीं लगना था, लेकिन ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या होता है कि वेलिन आके लग जाता है, तो सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। यानी नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड मौजूद था, लेकिन जब इसकी जगह पर वेलिन आकर लगता है तो ये नॉर्मल की बजाय सिकल सेल हो जाती है और ये चीज़ डिफेक्टिव हो जाती है, डिजीज़ की सिचुएशन हो जाती है। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि बेसिकली हर अमीनो एसिड की ख़ास स्पेसिफिकेशन होती है, ख़ास जगह होती है अमीनो एसिड चेन में। अगर वो प्रॉपरली अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, लाइक इस तरह से हर अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अपनी ख़ास जगह पर मौजूद होगा, तभी वो प्रोटीन जो है वो नॉर्मल हो सकती है या फंक्शनल हो सकती है। लेट्स से हम ये कहते हैं कि ये वाला अमीनो एसिड जो था ये ग्लूटामिक एसिड था और नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर वेलिन लग जाती है, सो ऑब्वियसली कि ये जो है वो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी और हीमोग्लोबिन की शेप कुछ इस तरह से सिकल की तरह की हो जाएगी। तो इन एक्सपेरिमेंट से फाइनली एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी यानी कि जीन यानी कि डीएनए जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो फिनाइल जो सिकल सेल एनीमिया है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थे या हेरिडिटी जो चेंज है वो प्रोटीन की वजह से आता है। तो बेसिकली प्रोटीन में अगर चेंज है तो उसका मतलब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में कोई ऑल्ट्रेशन हुई है, और ये सीक्वेंस क्योंकि पीछे से न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा था, तो फिर वही बात आ जाती है कि हम यही बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि क्रिटिकल चेंज आए सिकल सेल डिजीज़ के अंदर, एक म्यूटेशन हो जिससे सिंगल जो बेस है ना थायमीन, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय एडेनिन। यानी नॉर्मली हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं ये यहाँ पे कि ये एक नॉर्मल चेन है जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड मौजूद है। तो इस ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है ए जी, ठीक है। जी एक अमीनो एसिड एक कोडोन है जो के कोड करेगा, तो इससे ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा, एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अगर जो है ना ए की जगह यहाँ पर टी आके लग जाता है, ठीक है, बाकी पोजीशन सेम है, ये देखें यहाँ पर ए मौजूद है और यहाँ पर टी मौजूद है। अगर जस्ट एक बेस जो है, ठीक है, थायमीन आकर रिप्लेस कर देती है एडेनिन को, तो थायमीन की वजह से कोडोन चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से ये अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि ये सिर्फ एक बेस की वजह से, एक पॉइंट की वजह से हुआ, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन या सिंगल बेस म्यूटेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से वेलिन आके लग जाता है और हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, ठीक है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट डिटरमिन्स फॉर अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट डिटरमिन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, उसको हम जीन का नाम देते हैं। तो ये इतना ज़रूरी है, यानी एक पोजीशन पर भी, जैसे यहीं पर अगेन हम बात कर लेते हैं कि जी भी वही है, यहाँ भी जी वही है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी। यहाँ अगर ए लगता है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगी क्योंकि ग्लूटामिक एसिड लगेगा, लेकिन अगर टी लग जाता है तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगी और ये वाली चीज़ वेलिन आकर लग जाएगी, जिससे हीमोग्लोबिन सिकल सेल हो जाता है। सिर्फ एक पोजीशन की वजह से, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, दैट्स इसको सिकल सेल एनीमिया का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल आरएनए टू प्रोटीन, सेल यूज़ आरएनए टू मेक प्रोटीन। अब ये चीज़ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो रीडिंग और एक्सप्रेशन ऑफ जीन का है, कि जीन को पहले रीड आउट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर वहाँ से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन वर्किंग करेगी तो उसको हम एक्सप्रेशन ऑफ जीन का नाम देते हैं। ये चीज़ कलेक्टिवली नाम होती है सेंट्रल डोगमा में। सेंट्रल डोगमा क्या चीज़ होती है, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद है, ठीक है। वहाँ से डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ से आरएनए बनेगा, आरएनए से वो फाइनली प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। यानी डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से फिर आगे प्रोटीन का बनना, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। यहाँ पे दो स्टेप है, नंबर वन इज़ ट्रांसक्रिप्शन, नंबर टू इज़ ट्रांसलेशन।
जब भी डीएनए से आरएनए बनता है, जब मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, कि जब भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये मैसेंजर आरएनए जब बाहर साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर चला जाएगा, इसको रीड आउट किया जाएगा, ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। सो ये 2 पॉइंट है सेंट्रल डॉग्मा के, कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होती है। सो ये स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया, इसको हम सेंट्रल डॉग्मा के नाम से जानते हैं। और फिर अगेन वही बात हमारे पास आती है कि सेंट्रल डॉग्मा बहुत ज़रूरी होता है जीन के एक्सप्रेशन के लिए। और इस सेंट्रल डॉग्मा में 3 तरह के आरएनए की टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं। एक है जिसको हम नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए का, जिसकी अभी हमने बात की है। मैसेंजर आरएनए क्या है? ये ख़ास सीक्वेंस होता है आरएनए का जो बिल्कुल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, न्यूक्लियस में बनता है और इसी चीज़ की आगे ट्रांसलेशन होनी होती है। इसके अलावा जो है ना, राइबोसोमल आरएनए होता है। अब राइबोसोमल आरएनए जो है वो किस तरह से होता है कि वो आपको इस तरह से ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आता है, और यही मैसेंजर आरएनए इस राइबोसोमल आरएनए के ऊपर रेस्ट करता है, उसके साथ अटैचमेंट करता है, तो इसकी ट्रांसलेशन पॉसिबल हो सकती है। यानी मशीनरी, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी के तौर पे काम करता है। और एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसका स्ट्रक्चर आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसफ़र आरएनए का काम ये है कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस जो भी कोडोन जहाँ पर एक्सपोज होगा उससे रिलेटेड ये जो है अमीनो एसिड लेकर आएगा ताकि प्रोटीन बनवा सके। तो ये बेसिकली अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करवाता है। ये इसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो है एंजाइम एक्टिवेशन साइट होती है, यानी जैसे ही ट्रांसलेशन शुरू होगी इस साइट के थ्रू टीआरएनए को एक्टिवेट किया जाएगा ताकि ये अमीनो एसिड को अटैच करवा सके। जैसा एंटीकोडोन जहाँ पर अपीयर होगा बिल्कुल वही चीज़ जहाँ आकर अटैचमेंट करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और एक अमीनो एसिड इसके साथ जो है, यानी ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ना, और ऑक्सीजन के साथ जो अमीनो एसिड जो है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ एडेनिन आके अटैच हो गया, और ये होता है राइबोसोमल रिकग्नाइजेशन साइट, ये जाकर राइबोसोम के साथ बाइंड करती है। यानी ये साइट ये बताएगी कि ट्रांसफ़र आरएनए एक्टिवेट हो चुका है। फिर जैसे एंटीकोडोन होगा बिल्कुल वही अमीनो एसिड जहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये चला जाएगा टुवर्ड्स राइबोसोम, वहाँ पर इस साइट की मदद से वो अटैचमेंट करेगा और फिर अपना जो अमीनो एसिड होगा वो ट्रांसफ़र कर देगा टुवर्ड्स द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ट्रांसफ़र आरएनए क्योंकि डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ह्यूमन्स के अंदर 45 डिफरेंट टाइप के ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद हैं जो कि मल्टीपल अमीनो एसिड्स को वहाँ तक जो है ट्रांसफ़र करते हैं। दैट वाज अबाउट टुडेज़ टॉपिक। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ से जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इनग्राम ऑन सिकल सेल हीमोग्लोबिन। या यूँ भी आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द जेनेटिक बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। या यूँ भी पूछा जा सकता है एनलिस्ट अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज़ ड्यू टू अ सिंगल म्यूटेशन। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। तो आपने जो है ना लाजमी प्रिपरेशन करनी है। बेटर तो ये है कि आप इस चेन को भी याद कर लें, आसान सी है। वैलिन, हिस्टडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन और प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ये आसान सी चेन है, ये सारी अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। और ये आपने याद रखना है कि ये आप लाजमी यहाँ पे मेंशन करेंगे जी और जी और टी को किसी दूसरे कलर से, लेट्स से कि आप जो है टी को एक और कलर से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से रिप्लेसमेंट दिखाने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए, जो भी पर्सन होगा उसको भी आइडिया हो जाएगा कि आप जो है क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं और आप जो है वहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि ये एडेनिन था और यहाँ पे क्या आ गया, थायमीन। तो यहाँ पर बेसिकली म्यूटेशन हुई जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। सो यहाँ से आपको आ सकता है व्हाट इज़ सेंट्रल डॉग्मा। शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान से ये है कि सेंट्रल डॉग्मा इंक्लूड करता है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन जाती है आरएनए और आरएनए से जाती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इसके 2 पार्ट होते हैं, डीएनए से आरएनए बनना जो है, मैसेंजर आरएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, और मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है सेंट्रल डॉग्मा का पार्ट हैं। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होती है और ट्रांसलेशन जो है ये राइबोसोम्स पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। सो दैट वाज अबाउट सेंट्रल डॉग्मा। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है ब्रीफली डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये आपने डिस्क्राइब कर देना है। या यूँ भी आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अगेन सारे क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ से आपको जो है गैरिड का जो एक्सपेरिमेंट है, यानी अल्केप्टोन्यूरिया, व्हाट इज़ अल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब द जेनेटिक
briefly describe the importance of neurospora in genetic studies. Describe the working of beetle and totem on neurospora spores. What is one gene, one polypeptide hypothesis? Genetic disorders can be how genetic disorders can be due to mutation in a single gene, या यूँ भी किया जा सकता है व्हाट इज़ सिकल जेनेटिक बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, और यहाँ से व्हाट इज़ सेंट्रल डॉगमा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, या फिर डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।